हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे आसपास की सामग्री। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारे पदार्थ देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सामान देखने को मिलते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारी जो सामग्री होती है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें ये एक श्लोक लिख रखा है। इसका अर्थ है मूषा क्रूसिबल, पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र। यानी जो पात्र, जो बर्तन पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे मूषा या क्रूसिबल कहते हैं। तो पदार्थों को गलाने के लिए जो पात्र उपयोग किया जाता है वो मिट्टी और लोहे से बनाया जाता है। 6.1 है हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। हमारे आसपास में बहुत सारी वस्तुएं हम देखते हैं, उनका अवलोकन करेंगे हम। ये देखेंगे वो कैसी दिखती हैं, वो कोमल है, कठोर है, हल्की है, भारी है, ये किस चीज से बनती हैं, कौन कौन से पदार्थों से बनती हैं। तो हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उनका अवलोकन हम इस वाले भाग में करेंगे, 6.1 भाग में करेंगे। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। गर्मियों की जो छुट्टियां होती है ना, उसके बाद में घुलन और शीत, ये बच्चों के नाम है। घुलन लड़के का नाम है, ये लड़की का नाम है। ये अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित है। देखिए, गर्मियों की जो छुट्टियां होती है ना, उसके बाद हम नई नई क्लासों में जाते हैं। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ कर देते हैं। जब वे अपनी कक्षा में जाते हैं तो अपने दोस्तों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो। शीत पूछती है, अपने दोस्तों से पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो। तो ये घुलन बोलता है, देखो मेरे पास नई नोटबुक है। ये अपनी नोटबुक को दिखाता है और ये कहती है, मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। ये जो शीत है ये भी अपने पेन और नोटबुक दिखाती है। कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी, उनकी विज्ञान की जो टीचर है उनका नाम है विद्या जी। तो उनकी विज्ञान की जो शिक्षिका विद्या जी हैं वो कक्षा में प्रवेश करती हैं और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती हैं। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। जो उनकी विज्ञान की शिक्षिका हैं, विज्ञान की टीचर हैं, वे बच्चों से बातें करना शुरू कर देती हैं और उनका ध्यान, बच्चों का ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। यानी दैनिक जीवन में जो जो वस्तुएं काम आती हैं, हमारे डेली की लाइफ में, हमारे रोज के काम में जो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है ना, उनकी तरफ उन बच्चों का ध्यान खींचती हैं। वह पूछती हैं, बताओ बच्चों, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान है या किस प्रकार भिन्न है। देखिए, कुछ वस्तुएं एक दूसरे के जैसी समान होती हैं, एक दूसरे जैसी दिखती हैं, और कुछ वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती हैं। तो बताओ कैसे कैसे होती हैं। किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, कोई रबड़ की बनी होती है, कोई कांच की बनी होती है। तो इस तरह से कुछ वस्तुएं तो एक जैसी होती हैं और कुछ भिन्न होती हैं। तो उनकी टीचर पूछती है, बताओ ये कैसे भिन्न है और कैसे एक जैसी हैं। उनके आकार और रंग क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये भी नोटबुक है, ये भी नोटबुक है, लेकिन ये हरे रंग की है, ये पीले रंग की है। तो ये नोटबुक है, ये भी नोटबुक है, दोनों कागज की बनी है, ये तो समानता हो गई। और ये हरे रंग की है, ये पीले रंग की, ये असमानता हो गई। उनके आकार और रंग क्या क्या है, उनके आकार कैसे हैं, वस्तु के आकार लिखो कैसे हैं, कोई गोल है, कोई चौकोर है, कोई लंबी है, इस तरह से। और रंग उनके क्या क्या हैं। जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं, जब आप उन्हें छूते हैं, स्पर्श करने मतलब टच करना, छूते हैं, तो कैसा अनुभव होता है। वो कोमल लगती हैं या कठोर लगती हैं, चिकनी लगती हैं, खुरदरी लगती हैं। क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं। कुछ वस्तुएं भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं। सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं। कोई कागज की बनी होती है, कोई लकड़ी की बनी होती है, कोई कपड़े की बनी होती है, कोई कांच की, कोई धातु की, कोई प्लास्टिक की, कोई मिट्टी की, इन चीजों की बनी होती है। तो सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री की बनी होती है। तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। तो देखिए, वस्तुएं किसी न किसी सामग्री की बनी होती हैं। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ या फिर पदार्थों का मिश्रण। देखिए, कुछ वस्तुएं तो एक ही पदार्थ से बनती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनती हैं। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ है या फिर पदार्थों का जो मिश्रण होता है ना, उसको कहते हैं सामग्री कहते हैं। तो सामग्री किसे कहते हैं, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों के मिश्रण को सामग्री कहते हैं। ये याद करना है, ये आपको याद करना है, सामग्री किसे कहते हैं। अब है क्रियाकलाप 6.1। आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए।
अपने आसपास जो जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वे बनी है। तो इस तरह से हमें एक टेबल बना लेनी है। जिस तरह ये तालिका 6.1 बनी हुई ना, सामग्रियों की पहचान करें, इस तरह से हमें भी बना लेनी है। पहले इसमें शुरू के कॉलम में लिखना है मैं अवलोकन करता हूँ या करती हूँ सामग्री या सामग्रियाँ जिनसे वे बनी हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं पेन, तो पेन किस किस से बना है यहाँ पर लिखेंगे। तो जो पेन है ना वो प्लास्टिक से बना है और धातु से बना है। इसकी जो निब है वो लोहे से बनी है। जो इसमें रिफिल डलता है उसके आगे भी धातु लगी होती है। यहाँ पर पेंसिल, पेंसिल लिखेंगे। पेंसिल लकड़ी की बनी होती है और इसके अंदर जो सिक्का होता है वो होता है ग्रेफाइट। तो इस तरह से मैं अवलोकन करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है ना इसको और बड़ा कर देना है और इस तरह से जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डाल देना है और जिस जिस सामग्री से ये वस्तुएं जो बनती हैं उनका नाम लिख देना आगे। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। अब ये प्रश्न आ सकता है कि वस्तुएं किससे बनती हैं। तो वस्तुएं जो है वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। वस्तुएं किससे बनती हैं? वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनती हैं। ये नोट करना है आपको। आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानें। अब जिन सामग्री से ये वस्तुएं बनती हैं उनके बारे में अधिक जानें। तो इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 साल पहले के हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले, देखिए हमारा जो भारत देश है वो उपमहाद्वीप है। अब ये उपमहाद्वीप क्यों है? उपमहाद्वीप वह क्षेत्र होता है जो कि किसी खास भौगोलिक स्थिति के कारण और जो एरिया है ना उससे अलग हो। जैसे कि भारत देश 3 तरफ से तो महासागरों से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है ना वो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। तीनों महासागर और पर्वत श्रृंखला मिलकर उसे बाकी एशिया से अलग सा बनाता है। तो इसलिए भारत जो है वो उपमहाद्वीप है। और भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन जो है ना वो 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। और गंगा के मैदानों में जैसे लहुरा देवा और बलूचिस्तान जैसे मेहरगढ़ में पाए गए हैं। ये 7000 या 8000 वर्ष पूर्व जो बर्तन है ना, पहले के बर्तन, ये गंगा के मैदानों में और बलूचिस्तान में पाए गए हैं। लगभग 4000 सामान्य संवत वर्ष पूर्व, तो लगभग 4000 सामान्य संवत वर्ष पूर्व सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण और रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप जिन्हें स्लिप कहा जाता है का अनुप्रयोग, सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई। तो देखिए जो सिंधु सरस्वती मैदान है उनके कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर जो बर्तन बनाए जाते हैं ना वो पाए गए, मतलब मिट्टी के बर्तन पाए गए। उन पर रंगाई भी की हुई थी, विभिन्न रंगों के भी थे वो। और ये पेंट हुआ पड़ा ना, ये है सुरक्षात्मक या सजावटी लेप हुआ था उसमें जिन्हें स्लिप कहा जाता है। इसका उपयोग किया गया था। सजावटी पेंटिंग की हुई थी। इस तरह की तकनीकें जो है विकसित हुई 4000 संवत पहले। ये सब विकसित हो चुका था। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता जो कि 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व के दौरान और भी परिष्कृत हो गई, मतलब और भी अच्छी हो गई थी। ये जो तकनीक है ना, ये टेक्निक्स और भी अच्छी हो गई थी, जिन चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामिति पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। मतलब ये और भी फिर अच्छी हो गई थी और उस पर फिर चमकदार लाल सतह पर, ये चमकदार लाल सतह है, इनके ऊपर डिजाइन बनाए गए थे। ज्यामितीय पैटर्न मतलब जैसे जो अपनी ज्योमेट्री में जो पैटर्न्स बने होते हैं वैसे पैटर्न बनाए गए थे। जलीय और स्थलीय जानवरों के चित्र बनाए हुए थे। हंडिया, थाली, कटोरे, अन्य वस्तुओं के बनाए जाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था। मतलब हंडिया बनाई जाती थी, थाली बनाई जाती थी, कटोरे बनाए जाते थे या अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती थी, जैसे गिलास टाइप का है। और ये देखिए ये एक लोटा है और यहाँ से पानी निकलता है। तो इस तरह से बहुत तरह तरह के बर्तन बनाए जाते थे और उनको बनाने के लिए फिर जो मिट्टी थी ना, मिट्टी उसको चुना जाता था, उसका चुनाव किया जाता था, क्योंकि कच्ची मिट्टी का उपयोग इसके लिए
नहीं किया जाता था। अगर कच्ची मिट्टी से बनाएंगे तो ये जल्दी से टूट जाते थे। तो सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। पहले मिट्टी को साफ किया जाता था और फिर उसे छलनी से छानकर गूंथा जाता था। छलनी से क्यों छाना जाता था? क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर होते थे जो वो अलग हो जाते थे। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था। फिर एक पहिए पर ऐसे घूमता हुआ एक पहिया होता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, फिर उससे तरह तरह के आकार दिए जाते हैं और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। पहले ज्यादातर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था और इनका उपयोग भोजन पकाने के बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता था और अनाज को स्टोर करने के लिए, तेल, घी इन सबको भंडारित करने के लिए इन बर्तनों का उपयोग किया जाता था। कुछ बहुत बड़े बर्तन होते थे, कुछ छोटे होते थे, कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय या नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। बहुत सारे भंडारण के पात्र या मिट्टी के बहुत सारे अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय, उसमें रखा गया है। वहां पर देखने को मिल सकते हैं ये बड़े बड़े या छोटे बर्तन जो कि मिट्टी से बने हुए हैं। अब हम आ गए हैं 6.2 वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें। वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें? देखिए, हमने ये पढ़ लिया है कि वस्तुएं जो है ना विभिन्न प्रकार की सामग्री से मिलकर बनी होती हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से मिलकर वस्तुएं बनी होती हैं। तो अब वस्तुओं को हम समूह में कैसे बांटें? वस्तुओं के ग्रुप बनाने हैं हमें। तो हम ग्रुप बना सकते हैं। कोई वस्तुएं जो है वो कागज की बनी होती है, कोई प्लास्टिक की बनी होती है, कोई स्टील की बनी होती है, कोई अन्य धातु की बनी होती है, कोई लकड़ी की बनी होती है, कोई कागज की बनी होती है। तो इस तरह से वस्तुओं को समूह बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो वस्तु को समूह में कैसे बांटें? तो क्रियाकलाप 6.2 है, आइए समूह बनाएं। क्रियाकलाप 6.2 करके देखते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि वस्तुओं को ये समूह कैसे बनाएं। चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूह में बांटें। तो देखिए, ये जो कुछ वस्तुएं दिखा रखी हैं, इनके इस तरह से समूह बनाने हैं। जैसे वस्तुओं का आकार कैसा है, कोई गोल है, कोई लंबा है। ये देखिए, ये लंबे हैं, ये गोल हैं, ये इस तरह से। और रंग के आधार पर कोई पीले हैं और लाल हैं, ये पीले, ये है पीला, लाल ये हैं। और कठोरता के आधार पर कुछ कठोर हैं, जैसे ये कठोर है, ये भी कठोर है, ये भी कठोर है, ये भी कठोर है। और कोमलता, कुछ कोमल हैं, जैसे ये जो है ये मिट्टी का बर्तन जो है ये टूट जाता है, कोमल है, ये भी कोमल है पौधा। चमक के आधार पर कुछ बर्तनों में चमक है, कुछ में नहीं है। देखिए, इसमें चमक है, इसमें चमक है, इसमें चमक है, इसमें भी चमक है, इसमें भी चमक है, कुछ में नहीं है। द्युतिहीनता मतलब चमक नहीं होती है। द्युति का मतलब चमक होता है, द्युतिहीनता का मतलब जिनमें चमक नहीं है। और उनकी निर्माण सामग्री जैसे कि प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। देखिए, ये प्लास्टिक से बना है, पेन भी प्लास्टिक से बना है। और लकड़ी से बने हुए, जैसे ये लकड़ी से बनी है, ये भी लकड़ी से बना स्केल है, ये भी लकड़ी से बनी है, ये भी लकड़ी से बना है। तो इस तरह से उनकी निर्माण सामग्रियों के आधार पर भी हम समूह में इनको बांट सकते हैं। तो पहले तो आकार के आधार पर बांटना है, फिर रंग के आधार पर, फिर कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर इनके समूह बनाने हैं। पहले ये लिख लेंगे कि आकार के आधार पर, जैसे गोल है, लंबा है, चौकोर है। तो इस तरह से गोल में लिख देंगे हम, जैसे ये लिख दिया है, ये लिख दिया है और ये लिख दिया है। फिर हम लिखेंगे चौकोर में, चौकोर में देखिए ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये लिख दिया है। इस तरह से हम आकार के आधार पर समूह बना लेंगे, फिर रंग के आधार पर। तो फिर हम अलग अलग समूह ऐसे बना लेंगे। आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूह में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया है? देखिए, आप सबको अपने तरीके से, अपने हिसाब से ही समूह बनाने हैं और ये लिखना है कि आपने इन वस्तुओं को जो समूह बनाए ना वो किस गुण के आधार पर बनाए हैं। क्या आकार के आधार पर बनाए हैं या रंग के आधार पर, या वस्तुएं किस चीज़ से बनी, कौन सी सामग्री से बनी, उसके आधार पर। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर ये जरूर बताना है कि आपने वस्तुओं को समूह में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया है। क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं को समूह बनाए हैं? तो आपके मित्रों ने भी बनाए होंगे ना, जो ये समूह है ना, आपके मित्रों ने भी तो बनाए होंगे। तो उन्होंने फिर कौन से गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए हैं? आपने इस गतिविधि से क्या सीखा? तो आपने इस गतिविधि से क्या सीखा ये लिखना है। आपने इस गतिविधि से क्या सीखा?
तो देखिए मैंने तो ये सीखा है कि जो वस्तुएं हैं ना, वस्तुएं वे आकार के आधार पर भी अलग अलग हो सकती हैं, रंग के आधार पर भी अलग हो सकती हैं, कठोरता, कोमलता, चमक और बिना चमक वाली, या फिर जिन सामग्रियों से ये बनी है उनके आधार पर ये अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। किसी के गुण समान हो सकते हैं, किसी के गुण असमान हो सकते हैं। मैंने तो ये सीखा है। आपने जो सीखा है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है। ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है। कैसे? यहाँ पर देखिए जो स्केल है ना, ये स्केल ये प्लास्टिक का बना है, यहाँ पर लकड़ी का बना है। तो एक ही वस्तु है ना, स्केल है ये, लेकिन ये लकड़ी का बना है और ये प्लास्टिक का बना है। एक ही वस्तु अलग अलग सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। ये है जैसे स्टील का गिलास भी बनाया है और स्टील की चम्मच भी बनाई है और स्टील का ये प्लास भी बना लिया है, स्टील से ये ताला भी बना लिया है। तो इस तरह से एक सामग्री से बहुत वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं या बहुत सारी वस्तुएं अलग अलग सामग्रियों से भी बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ से तो हमने ये सीख लिया है, यहाँ से हमने ये सीखा है। इसके बाद वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। ये भी आपको याद करना है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। तो मैंने अभी बताया ना समूह कैसे बनाने हैं। एक जैसे गुण, वस्तुओं के एक जैसे गुणों के आधार पर उनको समूह में विभाजित किया जा सकता है। तो ये नोट करना है, वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह बनाया जा सकता है। यहाँ पर उनके समूह बनाए जा सकते हैं उनके एक समान गुणों के आधार पर। इसी प्रकार हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। जिन सामग्रियों से वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों को भी वर्गीकृत कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? यहाँ पर क्रियाकलाप 6.3 करेंगे, उससे हम ये देखेंगे कि सामग्रियों को भी वर्गीकृत कैसे किया जा सकता है। क्रियाकलाप 6.3 है, आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। तो गिलास बनाने के लिए हम धातु का उपयोग कर सकते हैं, स्टील, लोहा और मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हैं, कांच। और इनके अलावा आपके लिए मैंने ये छोड़ दिया, यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर। तो ये है गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं, मैंने लिख दिए हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे। क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार है? खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं क्या उनको कागज से बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि वो जल जाएंगे वो तो। देखिए खाना बनाने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है और जो कागज के बर्तन होंगे वो तो आग से जल जाएंगे और पानी से भी गल जाएंगे। तो खाना बनाने के बर्तनों के लिए कागज की सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते। क्या कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए किया जा सकता है? नहीं, कपड़े से बने गिलास का उपयोग अगर हम जल रखने के लिए करेंगे तो इस तरह से ये जल जो है ना ये बाहर निकल जाएगा ऐसे, क्योंकि कपड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उनमें से जल है ना बाहर निकल जाएगा। तो कपड़े से गिलास नहीं बनाया जा सकता। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। गिलास बनाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है ना उसमें जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब जल को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। तो इस तरह की सामग्री हम चुनेंगे जो जल को धारण कर सकती हैं, जिनमें जल रुक सकता है, बाहर ना निकले। यह कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो फिर ये कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उसके प्रयोजन के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? यह प्रश्न है। यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है। अगर ये प्रश्न आ जाता है कि
कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसका फिर हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे। हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों के आधार पर, कि उसके कैसे गुण हैं। देखिए जो कपड़ा है ना, कपड़ा उसका गुण क्या है, उसके अंदर छिद्र होते हैं, तो उससे जल जो है बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, तो फिर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते गिलास बनाने के लिए। तो गुणों के आधार पर ही सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है, जिसके लिए उस वस्तु को बनाया जाना है। देखिए कागज से अगर बर्तन बनाए जाएंगे तो कागज का जो गुण है वो क्या है, आग से जल जाता है और पानी से गल जाता है, तो फिर कागज की सामग्री का उपयोग हम खाना बनाने के लिए जो बर्तनों का उपयोग किया जाता है ना, उनको नहीं बना सकते। तो कागज के जो गुण है ना, उनको ध्यान में रखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा, ये समझ आ गया होगा। अब हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए विभिन्न सामग्री का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे पेन बनाते हैं तो पेन का जो बाकी हिस्सा प्लास्टिक का बनाया जा सकता है, और जो आगे निब लगी होती है ना, निब या जो आगे पॉइंट होता है वो धातु का बना होता है। उदाहरण के लिए एक पेन जो है उसको किस किस सामग्री से बनाया जाता है, प्लास्टिक से, धातु से और शाही से। मतलब पेन बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग होता है, धातु का उपयोग होता है और शाही का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक वस्तु भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जा सकती है। एक वस्तु एक ही प्रकार की सामग्री से भी बनाई जा सकती है और भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री से भी बनाई जा सकती है। अब ये सीट क्या सोचती है, विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है। विभिन्न खेल होते हैं जो, उसके लिए जो गेंदें होती हैं वो भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनाई जाती हैं। क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है। क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है। जो टेनिस खेला जाता है तो वो जो बॉल होती है ना वो हल्की बनाई जाती है, हल्की होती है बॉल, और क्रिकेट की गेंद जो है ना वो भारी होती है। टेनिस जब खेला जाता है तो उस पर चोट इतनी ज़्यादा तेज नहीं मारी जाती जितनी कि क्रिकेट में मारी जाती है। अगर क्रिकेट खेलने के लिए टेनिस की बॉल का उपयोग किया जाएगा ना तो वो तो फट जाएगी, इसलिए क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस के लिए नहीं किया जा सकता और टेनिस की गेंद का उपयोग क्रिकेट के लिए नहीं किया जा सकता। क्रिकेट के लिए भारी गेंद चाहिए और टेनिस के लिए हल्की गेंद चाहिए। टेनिस की बॉल जो है ना वो ऐसी सामग्री से बनाई जाती है जिससे कि वो बॉल है ना हल्की बने, और क्रिकेट की जो गेंद है ना वो ऐसी सामग्री से बनाई जाती है जिससे वो गेंद है ना भारी बने। क्रियाकलाप 6.4 आइए खोज करें कि विभिन्न खेलों की गेंदें जो है ना वो अलग अलग सामग्रियों से क्यों बनाई जाती हैं। चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी हुई विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। देखिए एक ही आकार की गेंदें हैं ये, लेकिन ये भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी हैं। एक ही आकार की लेकिन भिन्न भिन्न सामग्रियों से ये बनी हुई विभिन्न गेंदें हैं। एक एक करके गेंदें लें। ये टेनिस की गेंद है, ये क्रिकेट की गेंद है, ये हस्त व्यायाम की गेंद है। हस्त व्यायाम करते हैं तो इस गेंद को ऐसे दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं। एक एक करके गेंदें लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। ये गेंद ले ली, इसको थोड़ा सा उठाएं और नीचे गिरा दिया। ये गेंद ली, इसको उठाया और नीचे गिरा दिया। ये गेंद ली, इसको उठाया और गिरा दिया। समान ऊंचाई तक उठाना है, समान ऊंचाई से गिराना है। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है, तो देखिए ये कितनी ऊंचाई तक उछलती है, ये कितनी ऊंचाई तक उछलती है, ये कितनी ऊंचाई तक उछलती है, ये आपको नोट करना है। उस गेंद को पहचाने जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। तो देखिए ये सबसे ऊंचाई तक उछलती है, ये सबसे अधिक उछलेगी, और दूसरे नंबर पर टेनिस की गेंद उछलेगी, तीसरे नंबर पर ये, क्योंकि ये हल्के पदार्थों से बनी होती है, हल्की सामग्री से बनी होती है। ये सबसे भारी सामग्री से बनी होती है। गेंदों का उछाल स्तर, गेंदें कौन सी अधिक उछलेंगी। टेनिस की गेंद सबसे ज़्यादा उछलेगी या मध्यम उछलेगी या निम्न, तो यहाँ पर आएगा मध्यम। और क्रिकेट की गेंद ये निम्न, सबसे कम उछलेगी ये। और हस्त व्यायाम की गेंद ये सबसे ऊंची उछलेगी। अन्य कोई भी गेंद ले लेंगे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि कितनी उछलेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो गेंदें हैं ना, इनको सामग्री के आधार पर भी अलग अलग कर लिया है कि अलग अलग सामग्री से अलग अलग तरह की गेंदें बनाई जा सकती हैं। और यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है। अगर क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जाएगा ना, तो जो टेनिस का जो बल्ला होता है वो टूट सकता है क्योंकि ये भारी होती है। इसके बाद यहाँ पर खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर भी चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पर ये चर्चा की है कि
कि कौन सी ज़्यादा हल्की है, कौन सी भारी है, कौन सी सबसे भारी है, कौन सी ज़्यादा उछलती है, कौन सी कम उछलती है। तो यहाँ पर अन्य गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे कि उनका आकार, रंग, गठन कठोर या मुलायम है और वो कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं। खेल की गेंदें जो है ना, अन्य गेंदें होती हैं जो जैसे फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल भी होती है, उनके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। उनका आकार कैसा है और उनका रंग कैसा है, उनका गठन मतलब वो कैसी बनी हुई, हल्की है या भारी है, कठोर है या मुलायम है, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं, ये भी आपको लिखना है। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती है। किसी विशेष खेल के लिए विशेष तरह की सामग्रियों से बनी हुई गेंदों का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आप वैसे समझ गए होंगे। तो ये आपको टेबल बनानी है और उसमें ये सब लिखना, आकार लिख देना, रंग लिख देना है, गठन लिख देना है, कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं और वो किन किन सामग्रियों से बनती हैं। इसके बाद चित्र 6.4 का अवलोकन करें। ये है चित्र 6.4। ये चित्र 6.4 है, वस्तुओं का समूहीकरण। यह चित्र 6.4 वस्तुओं का समूहीकरण। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूह में विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग और जिस सामग्री से बनी है उनके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। इनको विभाजित करना है तो कैसे करना है, आपको खुद करना है। आप या तो आकार के आधार पर इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, रंग के आधार पर कर सकते हैं, या जिस सामग्री से बने हैं उनके आधार पर कर सकते हैं। जैसे आकार के आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे तो ये शंकु आकार ये है और ये भी है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर ये है घनाकार, ये भी घन है, ये भी घन है, ये भी घन है। तो इस तरह से उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, रंगों के आधार पर भी कर सकते हैं। अलग अलग रंगों से ये बने हैं तो एक जैसे रंग से जो बने उन पर हम टिक लगा सकते हैं। जैसे ये इनका सबका रंग एक है, उसके बाद इसका रंग, इसका रंग, इसका रंग, इसका रंग एक जैसा है। उसके बाद जिस सामग्री से ये बनी है उस आधार पर भी हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर तो ये सभी प्लास्टिक से बनी है, तो यहाँ पर हम सामग्री के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सभी प्लास्टिक से ही बनी है। तो हमने सीखा कि वस्तुओं को, हमने क्या सीखा है, वस्तु को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं को रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। तो देखिए, आप किसी पंसारी की दुकान पर जाएंगे, किसी भी दुकान पर अगर आप जाते हैं तो उसमें कोल्ड ड्रिंक एक तरफ मिलेंगी, उसमें टॉफ़ियाँ एक तरफ मिलेंगी, उसमें अनाज एक तरफ मिलेंगे, मसाले या दालें एक तरफ मिलेंगी। अगर दालें, मसाले या चीनी इकट्ठी रख दी तो एक तो उनको छाँटने में बहुत देर लग जाएगी और ऊपर से अगर कोई सी बिखर गई तो आपस में मिक्स हो जाएगी। मान लीजिए नमक और चीनी एक साथ रख दिया, आपस में मिक्स हो गई तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से इन वस्तुओं को अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया जाता है। उनको उनके गुणों के आधार पर, जिसके जैसे गुण होते हैं उनके आधार पर उनको अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। अब ये सामग्रियाँ जो होती हैं उनके विभिन्न गुण क्या हैं, तो बहुत सारे गुण तो हमने पढ़ लिए हैं। कोमल, कठोर, रंग, आकार, ये गुण तो हमने पढ़ लिए हैं। अब और पढ़ लेंगे हम इस वाले भाग में 6.3 में, सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। हमारे आसपास कैसी वस्तुएं पाई जाती हैं, यानी हमने अपने आसपास की वस्तुओं को देखा था, उनका अवलोकन किया था, तो हमें ये पता लगा था कि वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं और कुछ वस्तुएं समान भी होती हैं। कुछ के आकार अलग होते हैं, कुछ के एक जैसे होते हैं, कुछ के रंग अलग अलग होते हैं, कुछ स्पर्श करने में कठोर महसूस होती है, कुछ कोमल महसूस होती हैं। और इस तरह से हमने ये भी पढ़ा है सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक और मिट्टी इत्यादि से बनी होती हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा था सामग्री क्या होती है, फिर हमने ये जानकारी भी ली थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें। वस्तुओं के जो समान गुण हैं उनके आधार पर हमने वस्तुओं को
समूह में भी बांटना सीखा था कि किस तरह से हम वस्तुओं को समूह में बांट सकते हैं। तो हमने ये भी सीखा था कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। तो यहाँ से अब हम ये पढ़ेंगे कि वस्तुओं के गुण क्या होते हैं। वस्तुओं को गुणों के आधार पर तो बांटा जा सकता है, लेकिन ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जिनके आधार पर वस्तुओं को समूह में बांटा जा सकता है। तो देखिए, हमने ये पढ़ा है कि वस्तुएं सामग्री से मिलकर बनती हैं। वस्तुएं जो हैं विभिन्न सामग्रियों से मिलकर बनती हैं। तो सामग्रियों के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जिन सामग्रियों से मिलकर वस्तुएं बनती हैं उनके गुण क्या होते हैं। तो आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। इससे पहले हमने कौन कौन से गुणों के बारे में पढ़ा है? आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता, इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ और गुणों के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। 6.3.1 है, सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें, सामग्रियों के स्वरूप को देखें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। विभिन्न सामग्रियों से वस्तुएं बनती हैं, ये हमने पढ़ लिया है कि वस्तुएं जो है विभिन्न सामग्रियों से बनाई जाती हैं। और विभिन्न सामग्रियों से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं प्राय मतलब ज्यादातर एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। लकड़ी होती है ना, जो लकड़ी, उसको देखते हैं तो लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। वहीं लोहा जो है तांबे से, एल्यूमिनियम से भिन्न दिखता है। भिन्न मतलब अलग तरह का। तथापि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं। वैसे तो लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं भी हो सकती हैं, लेकिन वो आपस में भी अलग अलग दिखाई देते हैं। लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम को अगर रखा जाए हमारे सामने तो हम पहचान लेंगे कि कौन सा लोहा है, कौन सा तांबा है, कौन सा एल्यूमिनियम है। लेकिन इनमें कुछ समानताएं भी होती हैं जो कि लकड़ी में नहीं होती हैं। इनमें कुछ समानताएं भी होती हैं जो कि उन्हें लकड़ी से अलग बनाती हैं। अगर लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम के साथ लकड़ी भी रख दी जाए तो इनके कुछ गुण समान होते हैं, लेकिन लकड़ी में वो गुण नहीं मिलेंगे। लकड़ी उनसे अलग होती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके कुछ गुण समान होते हैं और कुछ उनमें भिन्नताएं भी दिखाई देती हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की पन्नी और पीतल, कांच से, स्टील इत्यादि से बनी हुई किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करने हैं। हमें क्या लेना है? कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की पन्नी, एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है, या पीतल या कांसा या स्टील इत्यादि से बनी हुई कोई वस्तु लेनी है और वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाए तो और अच्छी बात रहेगी। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें। इन वस्तुओं को फिर देखना है, क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? उसके गठन, खुरदरी या चिकनी, रंग और ध्यान से देखने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उनमें जो जो विशेषताएं हैं ना, उनको लिख लेना है। क्या वो चिकनी लग रही है या वो खुरदरी लग रही है या उनका रंग कैसा है, ये सब हमें लिख लेना है। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखना है। उनके स्वरूप के आधार पर मतलब उनका रूप कैसा है, वो देखने में कैसी लगती हैं, उनके आधार पर इनको समूह में विभाजित करना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है। देखिए जैसे यहाँ पर ये है, जैसे एक जैसे हम छांट लेते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी और चौक, तांबे का तार। मान लीजिए, देखिए तांबे का तार लेते हैं। तांबे का तार चमकदार होता है, इसमें चमक होती है। एल्यूमिनियम में भी चमक होती है, पीतल में भी चमक होती है, कांसे में भी और स्टील में, इनमें तो चमक होती है। और कागज, गत्ता, लकड़ी और चौक, इनमें चमक नहीं होती है। तो ये हमने दो ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप में हमारा ये आ गया है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे ग्रुप में हमारे यहाँ से यहाँ तक ये आ गए। इनमें तो चमक नहीं होती है और जो बच गए हैं ये यहाँ से यहाँ तक, इनमें चमक होती है। तो जिन सामग्रियों की सतह प्राय चमकदार होती है उनका स्वरूप द्युतिमय यानी चमकदार होता है। जिन सामग्रियों की सतह मतलब उनकी जो सरफेस है वो चमकदार होती है तो उनका स्वरूप भी द्युतिमय होता है या चमकदार होता है। उनको बोलते हैं ये चमकीली वस्तुएं हैं। चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती हैं। तो ये जो चमकदार सामग्रियां हैं ना, इनको बोलते हैं धातु। धातुएं कैसी होती है? चमकीली होती हैं धातुएं।
जैसे हम हमारे पास स्टील का गिलास होता है वो धातु का बना होता है। लोहे की जो चीज़ें होती हैं वो चमकदार होती हैं। जब लोहे की नई चीज़ें लाई जाती हैं तो बड़ी चमकीली होती हैं। लोहे में भी चमक होती है। लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, सोना चांदी ये धातुएं हैं, पीतल कांसा स्टील सिल्वर ये सभी धातुएं हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि जिन सामग्रियों में चमक होती है वो धातुएं होती हैं। धातुओं के उदाहरणों में धातु के कौन कौन से उदाहरण हैं? धातु के उदाहरण में क्या क्या आता है? लोहा, तांबा, जस्ता मतलब जिंक, एल्यूमिनियम, सोना ये सभी सम्मिलित हैं। और इससे पहले देखिए यहाँ पर भी हमने पढ़ा है ये भी धातुएं हैं, पीतल कांसा और स्टील ये सभी धातुएं हैं, याद रखना है। धातुओं के उदाहरण है ये। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती हैं। कुछ धातुएं अगर हवा और नमी के संपर्क में आती हैं तो उनकी चमक खराब हो जाती है, ये फीकी और द्युतिहीन हो जाती है। उनमें फिर जो चमक है ना वो खराब हो जाती है और वो चमक फीकी पड़ जाती है और द्युतिहीन दिखाई देने लग जाती है। वो वस्तुएं हैं ना वो द्युतिहीन दिखाई देने लग जाती है, मतलब उनमें चमक नहीं दिखाई देती। फिर परिणाम स्वरूप हम प्राय केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। अगर जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे का अगर सरिया लाएंगे, लोहे का सरिया तो शुरू में बड़ा चमकीला सा होता है, बिल्कुल नया होता है ना, चमकीला सा होता है। कुछ दिन बाद उसके ऊपर जंग लग जाती है तो वो भूरा भूरा सा हो जाता है। उसके बाद अगर हम उसको काट कर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर काट कर ये इसके 2 टुकड़े बन गए, इसके 2 टुकड़े अगर बन जाते हैं तो यहाँ से कि ये बन गए 2 टुकड़े, तो यहाँ से ना यहाँ से बिल्कुल नया नया लगेगा। यहाँ से इसकी चमक दिखाई देगी, इस सिरे से यहाँ से चमक दिखाई देगी। तो केवल उनकी ताजा कटी हुई सतहों पर ही चमक दिखाई देती है, क्योंकि उन पर जंग लग जाती है। जैसे लोहा है, लोहे को अगर बाहर छोड़ दिया जाए नमी में या हवा में छोड़ दिया जाए तो थोड़े दिन बाद उसके ऊपर जंग लग जाती है, तो उसकी जो चमक है ना वो फीकी हो जाती है, खराब हो जाती है चमक। तो उनकी केवल ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक दिखाई देती है। तो द्युतिहीन या चमकहीन सामग्रियां वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। तो देखिए जंग लगने के बाद जो लोहा है ना वो द्युतिहीन हो जाता है, उसको अगर काट कर देखेंगे तभी उसमें चमक दिखाई देगी। तो द्युतिहीन वस्तुएं कौन सी होती हैं? द्युतिहीन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं या द्युतिहीन सामग्रियां वे सामग्रियां होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। चमकदार वस्तुओं को बोलते हैं द्युतिमय या फिर चमकदार, और चमकदार नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? द्युतिहीन या चमकहीन, ये याद रखना है। चमकहीन सामग्री वे सामग्रियां होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण जैसे कागज, लकड़ी, रबड़, जूट, ये द्युतिहीन वस्तुएं होती हैं। एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती है। तो देखिए धातुओं की ये पहचान है कि धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन कोई और वस्तु भी चमकदार हो सकती है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो धातु है। कुछ सामग्रियां जिनकी सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतों से लेपित किया जाता है जिससे वे चमकदार दिखती हैं। ये सामग्रियां धातु नहीं भी हो सकती हैं। कुछ वस्तुएं जो होती हैं उनमें चमक होती है, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल जो होती हैं नहीं होती, वो चमकती हैं, या फिर शीशा होता है, कांच जो होता है वो भी चमकता है, तो वे धातुएं नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी जो वस्तुएं चमकीली हैं वो धातु होती हैं, ये नोट करना है। कुछ वस्तुओं पर प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतें भी लेपित की जाती हैं जिससे वो चमकदार दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वे धातु हैं, ये सामग्रियां धातु नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि जिन सामग्रियों की सतह चमकदार होती हैं वो होती हैं द्युतिमय और वो होती हैं धातुएं। ऐसी सामग्रियां ज़्यादातर धातुएं होती हैं। और जिन सामग्रियों की सतह चमकहीन होती है, द्युतिहीन होती हैं, वे होती हैं अधातुएं बोला जाता है उनको। अब हम पढ़ते हैं 6.3.2 कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं? जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो जाता है। देखिए हम अगर कुछ वस्तुओं को दबाकर देखेंगे हाथ से तो कुछ तो दब जाती हैं लेकिन कुछ नहीं दबती हैं। तो जिनको दबाना कठिन होता है वे कठोर होती हैं, और जिनको दबाना आसान होता है वो होती हैं कोमल। तो वे वस्तुएं जिनको अपने हाथों से संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, तो पत्थर जैसी लगती हैं, वो
होती हैं कठोर, लेकिन कुछ वस्तुओं को आसानी से दबाया जा सकता है, वे होती हैं कोमल। एक धातु की चाबी लें और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक या किसी अन्य सामग्री से बनी हुई वस्तु की सतह को खरोचने का प्रयास करें। हमें कुछ वस्तुएं लेनी हैं, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, एल्यूमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक या कोई अन्य सामग्री भी हम ले सकते हैं। उनको एक चाबी से खरोचेंगे हम बार बार। इसको खरोचेंगे, पहले लकड़ी के टुकड़े को, फिर एल्यूमिनियम को, पत्थर को, कील को, मोमबत्ती को, चौक को, इस तरह से खरोचेंगे हम बार बार। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोची जा सकती है? हाँ, कुछ सामग्रियां तो आसानी से खरोची जा सकती हैं, लेकिन कुछ आसानी से नहीं खरोची जा सकती या फिर आसानी से नहीं दबाई भी जा सकती। अगर उनको दबाकर देखेंगे तो आसानी से नहीं दबाई जा सकती। तो जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोचा नहीं जा सकता वे तो होती हैं कठोर, और जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोचा जा सकता है वे होती हैं नरम। जिन वस्तुओं को आसानी से खरोचा या दबाया जा सकता है वे नरम होती हैं, जबकि अन्य सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोचना कठिन होता है वे होती है कठोर। मैंने पहले ही बता दिया था, कठोर या कोमल बोल सकते हैं, कठोर या नरम भी बोल सकते हैं। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबड़ स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है। देखिए, कंपेयर किया जाता है, एक दूसरे से तुलना की जाती है। जैसे कि रबड़ जो है स्पंज से कठोर होता है, रबड़ स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है। यहाँ पर ले लेंगे हम स्पंज और यहाँ ले लेंगे रबड़ और यहाँ ले लेंगे हम लोहा। तो यहाँ पर देखिए जो रबड़ है ना, रबड़ यह लोहे से नरम है और स्पंज से कठोर है। तो ये हो गया ना, कठोर भी हो गया और नरम भी हो गया। स्पंज से कठोर है और लोहे से नरम है। तो फिर यह गुण जो है ना सापेक्ष, मतलब तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु नरम है या कठोर है। क्रियाकलाप 6.5 है, आइए अवलोकन करें। अब हम ऐसी वस्तुओं का अवलोकन करते हैं जो कि कठोर हैं या फिर नरम हैं, और फिर ये देखेंगे कि वे किस सामग्री से बनी है। तो यहाँ पर हम वस्तुओं का नाम लिख लेंगे। ईंट, जल की बोतल, तकिया, गिलास, मेज, स्वेटर या और अन्य वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं। कठोर है या नरम यहाँ पर लिख देंगे और जिन सामग्रियों से ये मिलकर बनी है यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे जल की बोतल है, जल की बोतल को अगर हम दबा कर देखेंगे तो आराम से वो दब जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे नरम। और सामग्री क्या है? प्लास्टिक। अगर ये लोहे से बनती, जल की बोतल अगर लोहे से, यहाँ पर लिखते धातु, तो फिर ये कठोर होती। तकिया भी नरम होता है और ये कपड़े से बनता है और रुई से बनता है। उसके बाद गिलास कठोर होता है, ये स्टील से बना होता है। मेज जो है वो अगर उसको खरोच कर देखेंगे तो खुरची जाएगी और दबा कर देखेंगे तो वो दबेगी नहीं। तो यहाँ पर अगर वो आसानी से खुरची जाएगी तो नरम लिखेंगे, और आसानी से अगर नहीं खुरची जाएगी तो फिर लिखेंगे कठोर। और ये लकड़ी से बनती है, अगर ये आसानी से खुरची जा सकती है, ऐसी लकड़ी से बनी होगी जो आसानी से खुरची जा सकती है, तो फिर नरम लिख देंगे। स्वेटर जो है नरम होती है, आसानी से दबा सकते हैं उसको, और यह बनती है ऊन से। उसके बाद कोई अन्य यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे गेंद लिख दिया। गेंद अगर दबाई जा सकती है तो नरम लिख देंगे, और अगर क्रिकेट की होगी तो कठोर होगी, और गेंद ये बनेगी प्लास्टिक या रबड़। तो ये हमने लिख दिया है। और देखिए अवलोकन किया हमने, इन वस्तुओं का अवलोकन किया है, इन वस्तुओं को हमने देखा है और फिर हमने ये लिखा है कठोर है या नरम है, और ये सामग्री लिख दी है जिनसे ये बनी होती है ये वस्तुएं। तालिका 6.3 में उल्लेखित वस्तुओं को एक एक करके लें। अनुभव करें कि ये वस्तुएं कठोर है नरम है। पता लगाएं कि वे किस सामग्री से बनी है। हमने लिख दिया है। अपना अवलोकन तालिका 6.3 में लिखें, हमने ये भी लिख दिया है। अपने अवलोकनों की तुलना अपने मित्रों की अवलोकनों से करें और चर्चा करें। हम ये देखेंगे कि हमारे मित्रों ने यहाँ पर क्या क्या लिखा है। अगर किसी मित्र ने यहाँ पर जल की बोतल में यहाँ पर कठोर लिख दिया होगा, यहाँ पर धातु लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेज था ना, मेज को यहाँ पर नरम भी लिख दिया होगा, क्योंकि कई बार लकड़ी जो ऐसी होती है नरम, जिनको खुरचा जा सकता है। यहाँ पर मान लीजिए गेंद की जगह और कुछ लिखा होगा
तो यहाँ पर भी उनके अवलोकन अलग होंगे और सामग्री भी अलग होगी। तो अपने दोस्तों की जो टेबल है ना उसको हम अपनी टेबल से मैच करके देखेंगे। अपने अवलोकनों की तुलना अपने मित्रों के अवलोकनों से करें और चर्चा करें। सामग्रियों में अलग अलग गुण हो सकते हैं, हमने ये सीखा। सामग्रियों में अलग अलग गुण हो सकते हैं। कौन कौन से गुण हो सकते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए सामग्रियों में कौन कौन से गुण हो सकते हैं, सामग्रियों में चमक हो सकती है, कठोरता हो सकती है, कोमलता, आकार और रंग के आधार पर सामग्रियां अलग अलग हो सकती हैं। क्या आप सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? अन्य गुण, देखिए इससे भी अन्य गुण हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि कुछ वस्तुएं चमकदार होती हैं, कुछ वस्तुएं चमकदार नहीं होती हैं, कुछ द्युतिमय होती हैं, कुछ द्युतिहीन होती हैं। यानी कुछ वस्तुएं धातु होती हैं, कुछ अधातु होती हैं। धातुएं जो चमकदार होती हैं, अधातुएं जो चमकदार नहीं होती हैं। और इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि कुछ वस्तुएं नरम होती है, कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं। 2 गुण ये पढ़ लिए, 2 गुण ये पढ़ लिए, 4 गुण पढ़ लिए हमने। इसके बाद हम और गुण यहाँ से पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं 6.3.3 उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। देखिए इससे पहले हमने क्या क्या विशेषताएं पढ़ी हैं। इससे पहले हमने सामग्रियों के किन किन गुणों के बारे में पढ़ा था? चमक के बारे में, कठोरता के बारे में, कोमलता के बारे में, आकार और रंगों के बारे में पढ़ा था। कुछ सामग्रियां चमकदार होती हैं, कुछ चमकदार नहीं होती हैं, कुछ कठोर होती हैं, कुछ कोमल होती हैं, कुछ का आकार कैसा होता है, कुछ का आकार कैसा होता है, कुछ का रंग कैसा होता है, कुछ का रंग कैसा होता है। तो इस तरह से हमने सामग्रियों के अलग अलग गुण पहले पढ़े हैं। अब हम सामग्रियों का एक और गुण पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसी सामग्रियां जिनके आर पार हम देख सकते हैं और ऐसी सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बच्चे छुपम छुपाई खेल रहे हैं और इसमें जो ये सीता है ये यहाँ छुप जाती है पेड़ के पीछे, और ये गोलन है ये इस दीवार के पीछे छुप जाता है। सीता इस पेड़ के पीछे छुप जाती है और ये सारा है, सारा जो ये है इस दरवाजे के पीछे छुप जाती है। ये जो दरवाज़ा है ना ये कांच का बना हुआ है, लेकिन ये जो कांच है ना ये धुंधला है। यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हिस्सा सारा का धुंधला दिखाई दे रहा है और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये है धुंधला कांच। धुंधले कांच से ये दरवाज़ा है इसका ये शीशा बना हुआ है। और यहाँ पर ये सीता का छोटा भाई बैठा है और ये सब कुछ देख रहा है, क्योंकि ये जो कांच है, यहाँ पर ये कांच है और कांच में से ये आर पार देख सकता है। तो ये जो है सीता का छोटा भाई ये इन सबको देख रहा है कि कौन कहाँ पर छुपा है। अब हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, विभिन्न वस्तुओं की पहचान करें। तो ये जो वस्तुएं, यहाँ पर ये वस्तु है, इसमें से देखिए ये घुलन है ना, जो इसका ये चेहरा दिखाई दे रहा है, इसका बाकी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो दीवार है ना, दीवार ये अपारदर्शी है, इसमें से आर पार नहीं दिखता है। ये कौन सी? अपारदर्शी। वे वस्तुएं जिनमें से आर पार नहीं दिखाई देता वो होती है अपारदर्शी वस्तुएं। अब इसको ये पेड़ के पीछे छुपी हुई नहीं दिखाई दे रही, तो ये जो पेड़ है ना, पेड़ ये भी अपारदर्शी है, पेड़ भी अपारदर्शी है, यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो ये सारा है ना, सारा यहाँ से धुंधली दिखाई दे रही है। तो ये जो ये वाला कांच है, ये है पारभासी। ऐसी वस्तुएं जिनमें से दिखाई तो देता है लेकिन वो धुंधला दिखाई देता है, ऐसी वस्तुएं होती है पारभासी। और यहाँ पर देखिए, इस कांच में से ये सीता का छोटा भाई है, ये आसानी से देख पा रहा है, आर पार देख पा रहा है, तो ये है पारदर्शी। तो यहीं पर लिख लेते पारदर्शी। जिन वस्तुओं के आर पार आसानी से देखा जा सकता है उसको कहते हैं पारदर्शी। जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी, और जिन वस्तुओं के आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है वो होती है पारभासी। यहाँ पर जो कै है, कै क्या है? यहाँ पर देखिए कै मतलब दीवार कैसी है? अपारदर्शी। मैंने पहले लिख दिया अपारदर्शी। खे जो है, खे ये है पेड़ भी अपारदर्शी है। गै क्या है? ये धुंधला कांच, ये है पारभासी। और घै जो है ये वाला कांच, ये वाला जो कांच जो कि खिड़की में लगा है ये है पारदर्शी। तो यहाँ पर कै में हम लिख देते हैं, कै और खे में अपारदर्शी, गै में पारभासी और घै जो है ये है पारदर्शी, क्योंकि इसके आर पार आसानी से दिखाई दे जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
ये जो है कै अपारदर्शी, ख अपारदर्शी, ग पारभासी और ये जो घ जो है ये पारदर्शी यहाँ पर लिख दिया है। घुलन, सीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। घुलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है, सीत बगीचे में एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रोस्टेड कांच के दरवाजे के पीछे छुप जाती है। फ्रोस्टेड कांच होता है धुंधला कांच, धुंधला कांच, उसके दरवाजे के पीछे छुप जाती है। सीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से यह सब देख रहा था, यह सब देख सकता है, ये है सीत का भाई। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है, मैंने पहले ही बता दिया है, जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। पारदर्शी के उदाहरण क्या है? जैसे कांच, कांच के आर पार देखा जा सकता है जल, हवा, सेलोफेन कागज। सेलोफेन कागज ये पूरा एक है, ये सेलोफेन कागज, इनके आर पार देखा जा सकता है। तो ये होती हैं पारदर्शी, ये पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उनको कहते हैं पारदर्शी। घुलन, सीत और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? घुलन यहाँ पर छुपा है दीवार के पीछे, और ये जो सीत है ये छुपी है पेड़ के पीछे, और सारा छुपी है इस दरवाजे के पीछे। तो इन्होंने ये क्यों चुना? क्योंकि इनके पीछे छुपने के कारण ये दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर ये जो सारा है ये थोड़ी सी दिखाई दे सकती है, मतलब पहचान में नहीं आएगी कि इसके पीछे कौन छिपा है, बस ये धुंधली धुंधली दिखाई देगी। अगर इसने विशेष कलर के कपड़े पहने, सबसे अलग कलर के कपड़े पहने हैं, या इसके जो बालों का स्टाइल है ये देखकर कोई पहचान सकता है तो फिर पहचान में आ जाएगी, लेकिन धुंधली दिखाई देगी, क्लियर नहीं पता लगेगा कि इसके पीछे कौन छुपा है। आप सोचें क्या ऐसा संभव है? सीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से सीत और उसके मित्रों को देख सकता था। तो ये सोचें कि अगर ये कांच ना होता, यहाँ पर कांच ना होता और यहाँ पर लकड़ी की खिड़की होती और बंद होती वो, तो इसमें से क्या ये सीत का भाई सबको देख सकता था? नहीं देख सकता था, क्योंकि लकड़ी जो है ना वो अपारदर्शी है, लकड़ी अपारदर्शी है, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। जो कांच है ना, कांच वो तो पारदर्शी है, उसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन लकड़ी तो अपारदर्शी है ना, उसके आर पार आसानी से देखा नहीं जा सकता। तो सीत का भाई अगर ये लकड़ी की खिड़की होती और बंद होती तो इसमें से नहीं देख पाता। यहाँ पर देखिए कांच की खिड़की है और बंद है, फिर भी इसमें से आर पार दिखाई दे रहा है। अधिकांश सामग्रियाँ ऐसी हैं जिनके आर पार आप देख नहीं पाते। अधिकांश सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, इनको कहा जाता है अपारदर्शी। वे सामग्रियाँ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। जैसे लकड़ी, गत्ता, धातुएं, ये अपारदर्शी वस्तुएं हैं। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, देखिए जिन सामग्रियों के आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उन्हें कहते हैं पारभासी। पारभासी, पारभासी के उदाहरण है बटर पेपर या फिर तेल लगा हुआ कागज़। कागज़ पर अगर तेल लगा देते हैं उसमें से भी धुंधला दिखाई देता है। फ्रोस्टेड कांच, घिसा हुआ कांच या फिर फ्रोस्टेड कांच, ये भी पारभासी के उदाहरण हैं। और अपारदर्शी के उदाहरण कौन से हैं? लकड़ी, गत्ता और धातुएं। इनके अलावा दीवार या मोटा कपड़ा, ये इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, और अपारदर्शी वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, और पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वो होती है पारभासी वस्तुएं। इसके बाद चित्र 6.5 में देखें, घुलन, सीत, सारा और सीत के भाई द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति को पहचानें और नामांकित करें। ये तो मैंने पहले ही लिख दिया है, कै में ये लिख दिया है अपारदर्शी, ख में अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। यही लिखना था कि कै जो है दीवार अपारदर्शी है, ख जो है पेड़ अपारदर्शी है, ग ये है पारभासी और घ ये है पारदर्शी कांच। अब ये है क्रियाकलाप 6.6, आइए वस्तुओं को वर्गीकृत करें। तालिका 6.4 में निम्नलिखित वस्तुओं को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत करें। ये तालिका दे रखी है 6.4, ये तालिका है 6.4 और इसमें वस्तुओं का वर्गीकरण करना है। कौन सी वस्तु पारदर्शी, कौन सी अपारदर्शी है और कौन सी पारभासी है, तो वर्गीकरण करना है इनका और समूह बना देना है। यहाँ पर देखिए कांच का गिलास, ये है पारदर्शी, कांच का गिलास है पारदर्शी, और ये है पारभासी, ये है अपारदर्शी। रबड़ अपारदर्शी है, ये पारभासी है, ये अपारदर्शी है और ये पारदर्शी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कौन सी पारदर्शी कौन सी अपारदर्शी है। अब हम इनका ग्रुप बनाते हैं और ये हमने वर्गीकरण कर लिया है। अब यहाँ पर ये
बना रखी तालिका 6.4 वस्तुओं का वर्गीकरण। पारदर्शी वस्तुओं के नाम यहाँ पर लिखने हैं, पारभासी के यहाँ पर लिखने हैं और अपारदर्शी के यहाँ पर लिखने हैं इनमें से। तो यहाँ पर देखिए पारदर्शी, पारदर्शी एक तो ये है और एक ये है, और दूसरी जो है पारभासी, एक तो ये है एक ये है, अपारदर्शी एक ये है एक ये है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पारदर्शी में कांच का गिलास और दूसरा है खिड़की का कांच। यहाँ पर मैंने ऊपर से यहाँ से देखकर इसमें टेबल में लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं। क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? हाँ, जल पारदर्शी होता है, साफ जल जो है होता है वो पारदर्शी होता है, और इसको अपारदर्शी बनाया जा सकता है इसमें कोई अन्य वस्तु घोलकर। जैसे कि जो गंदा पानी होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ घुली होती हैं, उनसे वो अपारदर्शी होता है। जल में खूब सारा दूध घोलकर भी हम उसे अपारदर्शी बना सकते हैं, या फिर लस्सी घोलकर भी अपारदर्शी बना सकते हैं, दही घोलकर भी अपारदर्शी बना सकते हैं। तो इस तरह से जल में हम अन्य सामग्रियाँ घोलकर भी उसे अपारदर्शी बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 6.3.4 जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं। जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं। 6.3.4 जल जो होता है उसमें कौन सी वस्तुएं घुल जाती हैं, कौन सी वस्तुएं नहीं घुलती हैं। 6.3.4 जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं। जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं। 6.3.4 जल जो होता है उसमें कौन सी वस्तुएं घुल जाती हैं, कौन सी वस्तुएं नहीं घुलती हैं। शाम को जब गुलन खेल कर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था, उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। गुलन की माँ ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाया और उसे यह शिकंजी पिलाई। क्या क्या मिलाया? 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाया और शिकंजी बनाकर गुलन को पिला दिया। गुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही थी, तो थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए। नमक और चीनी गायब हो गए। तो वो कहाँ चले जाते हैं? वो जल में घुल जाते हैं। नमक और चीनी जल में घुल जाते हैं। आइए यह पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें। जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो वे कैसे व्यवहार करती हैं। कुछ सामग्रियाँ जल में घुल जाती हैं, कुछ नहीं घुलती हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, आइए खोज करें। क्रियाकलाप 6.7 है, आइए खोज करें। कुछ मात्रा में चीनी, जल और चोक पाउडर लेंगे, या रेत लेंगे या बुरादा भी ले लेंगे, और 5 गिलास लेंगे। उनमें लगभग 2/3 जल भरेंगे। सब में हम 5 गिलास लेंगे, 1 2 3 4 और 5, और इसमें सब में पानी भर देंगे। इसके बाद पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी डालेंगे, दूसरे में नमक डालेंगे, तीसरे में चौक पाउडर डालेंगे, चौथे में रेत डालेंगे, 5वें गिलास में बुरादा डालेंगे। उसके बाद हम ये अनुमान लगाएंगे कि सबको अगर घोलते हैं, पानी में अगर इनको घोलते हैं तो इनमें से कौन सी घुल जाएगी और कौन सी सामग्री नहीं घुलेगी। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें। ये गिलास है, इसमें पानी है, इसके अंदर डाल दिया हमने सामग्री। अब हम 1 चम्मच लेंगे और चम्मच से इसको घोलेंगे। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी अच्छी तरह से घुल जाएगी और कौन सी सामग्री अच्छी तरह से नहीं घुलेगी। कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। तो जो भी होता है, जो भी आप देखते हैं, वो एक तालिका में लिखने हैं। यहाँ पर ये बना ली है एक तालिका, और तालिका 6.5 है। जल में विभिन्न सामग्रियों को मिश्रित करना। यहाँ पर सामग्री के लिए कॉलम बना लिया है, सामग्री का नाम लिख दिया है ये जो हमने ली है। उसके बाद पहले जो अनुमान हमने लगाया कि चीनी जो है जल में घुल जाएगी या नहीं घुल जाएगी, जल में अदृश्य हो जाएगी, जल में अदृश्य नहीं होगी। अगर हो जाएगी तो ऐसे लगा देना है, और आपके अनुमान से अगर नहीं होगी तो कांटा लगा देना है। तो ऐसे आपको पहले ही अनुमान लगाना है और यहाँ पर टेबल में पहले ही भर लेना है। उसके बाद जो रिजल्ट आया बाद में, क्या आपका अनुमान सही आया या नहीं आया, वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि चीनी ली हमने, 1 गिलास में पानी में चीनी को अगर घोलेंगे तो हमने अनुमान लगाया कि चीनी घुल जाएगी, चीनी घुल जाएगी। तो जल में अदृश्य हो गई है, जल में ये अदृश्य हो गई है, तो हमारा अवलोकन भी सही है। नमक भी हमने अनुमान लगाया कि नमक भी पानी में घुल जाएगा, तो हमने टिक का निशान लगा दिया था। और यह है अवलोकन किया, मतलब हमने जब घोल कर देखा तो नमक घुल गया था, तो ये सही लगा दिया। चोक पाउडर, हमने सोचा चोक पाउडर घुल जाएगा, तो मान लीजिए हमने लगा दिया सही का निशान, लेकिन चोक पाउडर नहीं घुला। उसके बाद रेत जल में नहीं घुला, हमने ये अनुमान लगाया था नहीं घुला।
और ये नहीं घुलता है। बुरादा भी जल में नहीं घुलता, ऊपर ऊपर तैरता रहता है और ये भी नहीं घुला है। यहाँ पर देखिए ये जो है ना ये हमारा अनुमान है, वैसे घुलता नहीं है ये। यहाँ पर ये हमारा अनुमान है, ये चॉक पाउडर पानी में घुलता नहीं है, ये सिर्फ हमने अनुमान लगाया है। कोई अन्य वस्तु अगर लेंगे हम, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं लाल मिर्च पाउडर लेंगे तो हमने अनुमान लगाया कि वो जल में घुल जाएगी, लेकिन वो नहीं घुलती है। ये भी हमारा अनुमान है। किसी का अनुमान ये भी हो सकता है कि वो जल में नहीं घुलेगी, किसी का अनुमान ये भी हो सकता है कि वो जल में घुल जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जो हुआ है वो यहाँ पर आया है। एक्चुअल में ये होता है। आपने देखा होगा कि कुछ सामग्रियाँ जल में मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती हैं, पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। कुछ सामग्रियाँ जल में मिलाने पर पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है, दिखाई नहीं देती हैं। अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देती। हम कहते कि यह सामग्री जल में घुल जाती है, तो इसे कहते घुलनशील। जो सामग्री जल में घुल जाती है उसे कहते घुलनशील, यह जल में घुलनशील है। कुछ सामग्रियाँ जल में नहीं घुलती हैं, जल में नहीं घुलती और बहुत देर तक घोलने पर भी वो अदृश्य नहीं होती हैं, तो ये सामग्रियाँ होती है अघुलनशील, जल में अघुलनशील। जो घुल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं घुलनशील, जो नहीं घुलती उनके कहते हैं अघुलनशील। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल जो है ना, जल वो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल लेता है। यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है, इसलिए हमारे शरीर में भी यह एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। यहाँ पर ये देखिए जल में घुलनशील, अगर जल में चीनी घोलेंगे, जल में अगर चीनी घोलते हैं तो यहाँ पर देखिए जल में अगर चीनी घोली थी तो ये अब दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी देर बाद दिखाई नहीं देगी। और जल में अगर रेत घोलेंगे तो वो काफ़ी देर तक भी ऐसे ही दिखाई देगा, मतलब वो घुलेगा ही नहीं, इस तरह से दिखाई देगा। जो सामग्री जल में अघुलनशील होगी इस तरह से दिखाई देगी, जैसे कि ये रेत है और यहाँ पर घुल गया तो देखिए दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी। तो जल में घुलनशील इस तरह से दिखाई देंगे और जल में अघुलनशील इस तरह से दिखाई देंगे। क्या घुल जाता है क्या नहीं, आप स्वयं ORS बनाइए। और ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी के उपचार के लिए किया जाता है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ORS का घोल पिया जाता है। पानी की कमी को निर्जलीकरण भी बोला जाता है, जल की कमी होना। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मतलब ये अस्पताल में मिल जाते हैं, बाजार में भी मिल जाते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोला जाता है और पी लिया जाता है, और उसको बार बार पीते रहते हैं। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार किया जा सकता है। अगर ये नहीं मिले, हमें मार्केट में नहीं मिले या अस्पताल में नहीं मिले, तो घर पर भी बनाया जा सकता है। पहले 1 लीटर जल को उबालेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर उसमें 6 चम्मच चीनी डालेंगे और आधा चम्मच नमक डालेंगे, फिर उसको घोल लेंगे, तो ये बन गया ORS घोल। और फिर इसको बार बार पीते रहेंगे। क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए पता लगाएं। तेल नहीं घुलता है, सिरका घुल जाता है और शहद बहुत देर में घुलता है। जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं? जल में ऑक्सीजन गैस घुली होती है, जिससे कि जल में रहने वाले जो जीव जंतु है वो सांस लेते हैं। कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं। कुछ द्रव मतलब जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, जो बहती हैं, मतलब पानी की तरह बहती है ना, जैसे यहाँ पर हमने डाल दी और बहकर यहाँ चली गई, ऐसे बहकर चली जाती हैं, वो होती द्रव, जो वस्तुएं बहती हैं। कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते। कुछ द्रव तो पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते, मतलब मिक्स नहीं होते। कुछ समय के लिए रख देने पर ये अलग अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती हैं। ध्यान रखना है, कुछ गैसें जल में घुलनशील होती हैं, गैसें भी जल में घुलती हैं, जबकि अन्य नहीं होती, कुछ नहीं भी होती हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो जल होता है ना, जल, उसमें बहुत सारे प्राणी रहते हैं, मछलियाँ वगैरह रहती हैं, मगरमच्छ, सांप वगैरह जल में रहते हैं, मेंढक भी रहते हैं।
तो जल में जो जंतु रहते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? जल में जो ऑक्सीजन गैस घुली होती है ना, उसको सांस द्वारा अंदर ले जाते हैं। और जल में पौधे भी रहते हैं, तो पौधे जो है ना, पौधे भी जब श्वसन करते हैं तो फिर ऑक्सीजन गैस अंदर लेकर जाते हैं। और ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलती है? ये जल में घुली होती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस से ये श्वसन करते हैं। तो ये किसके कारण हुआ? ये जल में घुलनशीलता के कारण, जल में घुलनशीलता का जो गुण है उसके कारण ही ये संभव हुआ है। अगर जल में ऑक्सीजन गैस नहीं घुलती तो जल में जो जीव जंतु है वो और पौधे तो मर जाते, वो उसमें पैदा ही नहीं हो पाते। तो ये इसका फ़ायदा हो गया कि जल में बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं। जल में द्रव भी घुल जाते हैं और कुछ द्रव नहीं भी घुलते हैं, वो अलग परत बना लेते हैं। जैसे कि जल में अगर सिरका डालेंगे, सिरका, तो उसमें घुल जाता है। लेकिन अगर जल में तेल डालेंगे तो नीचे तो जल रहेगा और ऊपर तेल की एक परत अलग से बन जाती है, ऊपर तेल तैरने लग जाता है। तो ये तो हो गया घुलनशील, यहाँ पर ये घुलनशील, और ये हो गया अघुलनशील। घुलनशील क्या है? सिरका, सिरका घुलनशील है और तेल जो है वो अघुलनशील है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि जो सामग्री जल में घुल जाती हैं वो घुलनशील होती हैं और जो नहीं घुलती वो अघुलनशील होती हैं। यहाँ पर ये भी आपको समझ आ गया जल में विद्यमान गैसों के विषय में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ से हमने पढ़ लिया। यहाँ से अब हम पढ़ते हैं 6.3.5 कितना भारी या कितना हल्का। तो इससे पहले हमने सामग्रियों के बहुत सारे गुण पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं कितना भारी या कितना हल्का। कुछ वस्तुएं भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं, कुछ सामग्रियां हल्की होती हैं, कुछ भारी होती हैं। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप 6.8 में आइए माप करें। 3 कागज़ के एक जैसे कप लेंगे या कटोरे लेंगे। कागज़ के एक जैसे कप लेंगे या कटोरे लेंगे। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से, मतलब हमारे पास जो भी सामग्री है उससे आधा भर लें। एक कप में जल भरें। एक में जल भरना है, इसे कै के रूप में चिन्हित करें। एक कप में जल भरना है, वहाँ पर कै लिख देना है। दूसरे में रेत भरें। दूसरे में क्या भरना है? रेत। पहले में हमें जल भरना है, दूसरे में भरना है रेत और उसके ऊपर लिख देना कै। और तीसरे में कंकड़ भरने और उस पर लिख देना गै। हमें 3 कप लेने हैं, 3 कप लेने हैं। एक कप ये, इस पर लिख देना कै। दूसरा लेना है ये, इस पर लिख देना कै। और तीसरा लेना है ये, इस पर लिख देना गै। इसमें हम जल भरेंगे कै में, दूसरे में भरेंगे रेत और तीसरे में भरेंगे हम कंकड़। फिर अनुमान लगाइए कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का। अब यहाँ पर अनुमान लगाइए कि कौन सा भारी होगा, कौन सा हल्का। तो यहाँ पर ये सबसे भारी होगा, ये भारी होगा। यहाँ पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये भारी होगा गै और सबसे हल्का होगा कै। अब प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तोलें। मतलब प्रत्येक कप को फिर ऐसे तराजू पर तोलना है। उसमें दर्शाई गई संख्या को अपनी नोटबुक में लिख लें और क्या इसमें रीडिंग आती है वो लिख लें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी है, कौन सा हल्का, किस में ज़्यादा वजन है ये हमें लिखना है, किस में कम वजन है ये लिखना है। तो क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी या हल्की है, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जा सकता है जबकि उसके आयतन समान हों। देखिए ये जो रीडिंग आती है ना, ये होता है इस वस्तु का द्रव्यमान। मतलब कप और इसमें जो भी भरा है, मान लीजिए पानी भरा है तो कप और पानी में कितना वजन है, ये होगा इसका द्रव्यमान। इसको द्रव्यमान बोलेंगे। यहाँ पर है ये द्रव्यमान। कोई वस्तु कितनी भारी है या कितनी हल्की है, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता इस द्रव्यमान से लगेगा। इसका पता द्रव्यमान नामक गुण से लगेगा जब उसके आयतन समान हो। जब उसके आयतन समान हो, मतलब आयतन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, वो होता है आयतन। अगर आयतन समान हो तो कोई वस्तु भारी है या हल्की है तो उसके द्रव्यमान से पता लगेगा। आयतन के बारे में हम अगले इस भाग में पढ़ेंगे। अगले भाग में आयतन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन होता है।
जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होगा, जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होगा यदि उसके आयतन समान हो। मतलब आयतन समान होने चाहिए। तीनों वस्तुएं जो हमने ली हैं उनका आयतन समान होना चाहिए। ये जल और रेत और कंकड़ हमने तीनों चीज़ ली हैं, उनका आयतन समान होना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि किस में कितना वजन है, किस में कितना द्रव्यमान है। जिसमें अधिक द्रव्यमान होगा वो वस्तु होगी अधिक भारी, जिसमें द्रव्यमान कम होगा वो होगी हल्की। जैसे मान लीजिए रुई ले लेते हैं हम, और ले लेते हैं पत्थर ले लेते हैं। 1 किलो रुई लेंगे और 1 किलो लेंगे पत्थर, तो 1 किलो रुई बहुत सारी जगह घेरेगी और 1 किलो पत्थर थोड़ी सी जगह घेरेंगे, थोड़ी सी जगह। 1 किलो रुई बहुत सारी जगह घेरेगी, तो इसका मतलब जो ये रुई है ना, रुई, इसका आयतन ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा जगह घेर रही है और इसका आयतन थोड़ा है। तो आयतन समान लेंगे हम। देखिए यहाँ पर आयतन तो ज़्यादा है ना, आयतन यहाँ पर आयतन अधिक है, इसका आयतन कम है। तो फिर इनको दोनों को तोलते हैं तो यहाँ पर द्रव्यमान बराबर आते हैं क्योंकि ये भी 1 किलो है, 1 किलो, और यहाँ पर ये भी 1 किलो है। लेकिन अगर आयतन बराबर हो तब हम देखेंगे कौन सी वस्तु हल्की है या कौन सी भारी है। यानी देखिए अगर मान लीजिए हम लेते हैं 2 कप ले लेते हैं, 1 कप ये 1 कप ये, बराबर कप लेते हैं हम, बराबर कप लेंगे और इसमें हम भर देंगे कंकड़, इसमें हम कंकड़ भर देंगे और इसमें हम रुई भर देंगे, इतनी रुई भर देंगे इसमें। अब यहाँ पर देखिए आयतन बराबर है दोनों का, आयतन बराबर है, आयतन समान है दोनों का, इसका और इसका। अब हम इनको तोल कर देखेंगे तो कौन सा भारी होगा, तो ये होगा भारी और ये होगा हल्का। देखिए ये आयतन समान है, इन दोनों का आयतन समान है, तो इसका जो है ना, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इसका द्रव्यमान, तो ये भारी होगा और इसका द्रव्यमान होगा कम। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था ना कि आयतन ज़्यादा है और तब हम तोलेंगे, एक का आयतन ज़्यादा है एक का कम, तो बराबर भी हो सकता है द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वस्तु भारी है या हल्की है, इसका द्रव्यमान पता करके हम बता सकते हैं जब उसके आयतन समान हो, आयतन समान होने चाहिए। मतलब ये नहीं है हमने यहाँ पर तीनों ये चीज़ें ली थी ना, ये नहीं है कि इस कप में हमने जल यहाँ तक भर लिया, जल यहाँ तक भर लिया, और यहाँ पर दूसरा जो कप है उसमें हमने रेत भर लिया यहाँ तक। मतलब आयतन हमें समान लेना है, यहाँ तक रेत भर लिया। अब तीसरे में हमने कंकड़ भरा है, तो कंकड़ हमने भरे हैं इतने हमने कंकड़ भरे। ऐसे नहीं करना। जब हम द्रव्यमान नापेंगे कि कौन सी वस्तु भारी है कौन सी हल्की है, तो हमें आयतन बराबर लेने होंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत है। आयतन बराबर लेंगे, यानी इनको बराबर बराबर भरेंगे। अगर ये यहाँ तक भरा है तो ये भी यहीं तक भरना है और ये भी फिर यहीं तक भरना है। आयतन बराबर लेंगे तब हम उनको तोल लेंगे, तब जो द्रव्यमान आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कौन सी वस्तु भारी है कौन सी हल्की है, किसका द्रव्यमान ज़्यादा आता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा आएगा वो भारी होगी, जिसका द्रव्यमान कम आएगा वो हल्की होगी। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है, कितना वजन है, क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार और उसके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। द्रव्यमान का मतलब ये मान लेते हैं कि कितना वजन है, इसमें कितना वजन है। भारी से भार बना है, कितना वजन है। जिसमें अधिक वजन होगा अधिक भारी होगी, जिसमें कम वजन होगा कम भारी होगी, यानी हल्की होगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा हल्की और भारी क्या होती है। अब हम ये पढ़ेंगे 6.3.6 स्थान और आयतन। यहाँ पर आयतन के बारे में और अधिक जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे 6.3.6 स्थान और आयतन। 6.3.6 स्थान और आयतन। तो देखिए आयतन के बारे में तो मैंने पहले बता दिया, पहले वाले इस वाले टॉपिक में मैंने आयतन के बारे में बता दिया था कि आयतन क्या होता है। और पढ़ लेते हैं इसमें हम अगले दिन मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा है ना, ये जो एक्टिविटी की है ये एक्टिविटी हमने की थी। इसके बाद अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं। मतलब अगले दिन टीचर विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं। सभी विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं और उनको नमस्ते करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं।
मतलब उन्हें कुछ खास, उनकी खास योजना थी, कुछ कुछ सिखाना चाहती थी वो। और वो बच्चों को कहती हैं कृपया अपना बस्ता तो अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। अपने बस्ते को अपनी सीटों पर रखना है और फिर बैठ जाएं। सीटों पर तो बस्ता रखा था, फिर बच्चे बैठेंगे कहाँ। तो सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती हैं आप बैठ क्यों नहीं रहे हो। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए तो जगह ही नहीं है, बैठने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि बस्ते ने उनका स्थान घेर लिया है। जहाँ पर उनको बैठना था वो स्थान तो बस्ते ने घेर लिया था। बातचीत जारी रखते हुए वह 2 विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देती हैं। 2 विद्यार्थियों को बुलाती हैं और उनको कांच के 2 समान एक जैसे गिलास देती हैं और उन्हें उनकी बोतलों से बचा हुआ जल क्रमशः गिलासों में डालने के लिए कहती हैं। जो पानी पीने की बोतल होती है उनकी, उनमें जो जल बचा हुआ है, कहती हैं कि इन गिलासों में उस पानी को डाल दो। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं एक गिलास जल से आधा भर जाता है और दूसरा गिलास पूरा भर जाता है। यहाँ पर देखिए एक बच्चे ने इसमें जल डाला है तो इतना भरा है ये गिलास, और ये भर गया है पूरा। ये तो इतना भरा है बस, और ये भर गया है पूरा। तो ये है आधा भरा हुआ गिलास, ये पूरा भरा हुआ गिलास। यहाँ पर ये है ना, ये इसको कहते हैं जल स्तर, जल का स्तर ये है, और इसको कहते हैं जल का स्तर ये है। यहाँ से जल का स्तर इतना है और यहाँ से जल का स्तर इतना है। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसमें कम जल है और इसमें ज़्यादा है, इसलिए दोनों का जल स्तर अलग अलग है। मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है। देखिए दोनों गिलासों में समान जल आ सकता था, इनकी क्षमता समान है। अगर इसमें बराबर पानी डाला जाता और इसमें बराबर पानी डाला जाता तो ये भी उतना ही भर जाता। ये जो गिलास है ये भी इतना ही भर जाता जितना कि ये भरा है। इसमें भी उतना ही पानी अगर डाला जाता, लेकिन इसमें कम डाला गया है, इसमें ज़्यादा डाला गया है, तो इसका जल स्तर इसलिए कम है और इसका जल स्तर इसलिए ज़्यादा है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। जल स्तर अलग अलग है, इसका मतलब प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। एक में जल कम है, एक में ज़्यादा है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो कि दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास से भरे हुए जल की मात्रा की तुलना में कम है। मतलब पहले में जल की मात्रा कम है, दूसरे में ज़्यादा है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। तो ये नोट करना है, जल जितना स्थान घेरता है वो होता है आयतन। तो यहाँ पर जल ने इतना स्थान घेरा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका आयतन इतना है, और यहाँ पर इसने इतना घेरा है, इतना स्थान घेरा है, तो इसमें जल का आयतन इतना है। तो आयतन किसे कहते हैं, जल द्वारा घेरा गया स्थान जल का आयतन होता है। तो किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन होता है। मैं जग में पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई, ये खाली बोतल है और इसमें जग में से पानी भर रही है, तो ये बोतल में पानी भर देती है, उसके बाद पानी बाहर भी निकल जाता है। मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई, क्योंकि जो बोतल है उसका जो आयतन है वो कम है और जग का आयतन ज़्यादा है। तो जग में तो ज़्यादा पानी आता है ना, इसमें कम आता है, तो सारा पानी इसमें नहीं आ पाएगा। अब मुझे इसका कारण भी समझ में आ गया, क्योंकि बोतल का आयतन कम है और ये जो जग है इसका आयतन अधिक है, क्योंकि बोतल में जो जल आता है उसका आयतन कम है और इसका जग का अधिक है। आपने दुकानों में अलग अलग आकार के पीने की पानी की बोतलें देखी हुई होंगी। क्या आपने उस पर लिखा हुआ देखा है 1 लीटर या 500 ml या 200 ml लिखा हुआ देखा है? ये ज़रूर देखा होगा। ये बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। इसका मतलब है अगर किसी बोतल पर 1 लीटर लिखा है, इसका मतलब उसका आयतन 1 लीटर है। किसी में 500 ml लिखा है तो उसका आयतन 500 ml है। किसी में 200 ml लिखा है तो उसका आयतन 200 ml है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीने का जल 500 ml, इसका मतलब इस बोतल में जो पानी है उसका आयतन 500 ml है और इसमें दूध का आयतन 500 ml है। पीने के जल और दूध की बोतलों पर 500 ml का लेबल लगाया है जो आयतन को दर्शाता है। अब ये समझ आ गया कि ये क्यों लिखा होता है। जब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं, तथापि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ तक बहुत सारे
गुण पढ़ लिए हैं, वस्तुओं के बहुत सारे गुण पढ़ लिए हैं, लेकिन सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। ये थोड़ी है एक वस्तु कठोर है तो दूसरी वस्तु भी कठोर होगी, एक वस्तु चमकीली है तो दूसरी वस्तु भी चमकीली होगी, तो सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्रव्य क्या होता है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन दो गुण होते हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो देखिए इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा है, सभी वस्तुओं में सभी गुण नहीं होते हैं, ये पढ़ा है ना। लेकिन फिर भी दो ऐसे गुण होते हैं द्रव्यमान और आयतन जो कि सभी वस्तुओं में होते हैं। द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों में होते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये दोनों गुण होते हैं? तो वह वस्तु या वह सामग्री जिसमें ये दोनों गुण होते हैं उसे कहते हैं द्रव्य। द्रव्य कहते हैं। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा है, किसी भी वस्तु में कितना पदार्थ है, उस पदार्थ की कितनी मात्रा है। तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्य की मात्रा, किसी द्रव्य की कितनी मात्रा है उसको कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्य का मान। और आयतन क्या होता है? कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरती है। तो सभी वस्तुएं जो होती हैं वो स्थान घेरती हैं और सभी वस्तुएं जो होती हैं उनमें द्रव्यमान होता है। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी सामग्री जिनमें द्रव्यमान भी होता है और वो स्थान भी घेरती हैं उन्हें कहते हैं द्रव्य। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान भी होता है उसे कहते हैं द्रव्य। और द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्य की मात्रा को बताता है कि इस द्रव्य में कितनी मात्रा है, तो हम कहेंगे इसका द्रव्यमान इतना है। अगर किसी भी द्रव्य में 1 किलोग्राम मात्रा है, किसी भी द्रव्य की मात्रा 1 किलोग्राम, तो हम कहेंगे कि इसका द्रव्यमान 1 किलो है। द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान बताता है, इसे ग्राम या किलोग्राम में निरूपित किया जाता है। तो देखिए ग्राम, ग्राम में मापा जाता है, ग्राम होती है छोटी इकाई और किलोग्राम होती है एसआई, एसआई इकाई होती है किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। इसे ग्राम और किलोग्राम इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान, किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान होता है उसका आयतन। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। आयतन को लीटर या मिलीलीटर की इकाइयों में मापा जाता है और आयतन की एसआई यूनिट होती है 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर, या इसको लिखते हैं 1 घन मीटर, घन मीटर, या इसको लिख देते हैं 1 मीटर की पावर 3, ऐसे भी लिख देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति मतलब एसआई पद्धति में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम जो है ना वो द्रव्यमान की इकाई है। एसआई यूनिट मैंने पहले बता दिया ना कि किलोग्राम किसकी एसआई यूनिट है? द्रव्यमान की। क्वेश्चन आ जाता है द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या है, तो किलोग्राम लिखेंगे। तो किलोग्राम को केजी लिखते हैं और के और जी के बीच में जगह नहीं छोड़ते हैं और इनको छोटे अक्षरों में लिखते हैं। अगर मान लो ये हो 100 किलोग्राम तो 100 केजी लिखेंगे, यहाँ पर गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर एस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एस नहीं लिखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और ऐसे इस तरह से लिखेंगे। और 100 के बड़ा और जी बड़ा ऐसे नहीं लिखेंगे, 100 लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और स्मॉल में लिखेंगे। और इसी तरह से ग्राम, ग्राम भी स्मॉल में लिखेंगे। जैसे 7 किलो है तो ये इस तरह लिख रखा है। और लीटर या मिलीलीटर को लिखेंगे तो एल को बड़ा लिखेंगे, एल जो है ना ये कैपिटल में लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर होता है 7 लीटर तो ऐसे 7 एल, और 7 ml लिखना होगा 7 ml, m तो छोटा और l बड़ा। तो इस तरह से 500 मिलीलीटर अगर लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, ये लिखेंगे, m तो छोटे अक्षरों में लिखेंगे और l बड़े अक्षरों में लिखेंगे। एसआई प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में m की पावर 3 लिखते हैं। घन मीटर को लिखते हैं m की पावर 3। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम मूर्धाक या सुपरस्क्रिप्ट 3 के साथ लिखा है। मैंने बता दिया। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो 2 मीटर लिखकर उसके ऊपर 3 लगा देनी, छोटी सी पावर, ये हो गया 2 घन मीटर। इस इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़ें, 1 या 2 के बीच में मैंने थोड़ा जगह छोड़ दिया
इस तरह से, ये नहीं लिखना है ऐसे, इसको बिल्कुल टच करके ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है, ये सही है। तो आयतन की SI यूनिट क्या होती है? 1 घन मीटर। 1 घन मीटर। आयतन की SI यूनिट क्या होती है? 1 घन मीटर। और ये होती है 1000 लीटर के बराबर। अब हमने क्या पढ़ लिया है? सभी वस्तुओं में द्रव्यमान भी होता है, सभी वस्तुएं जगह भी घेरती है, स्थान भी घेरती हैं, यानी उनमें आयतन भी होता है। क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती हैं? तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की सभी सामग्रियां जो होती है वो द्रव्य हैं, क्योंकि वो स्थान भी घेरती हैं और उनमें द्रव्यमान भी होता है। इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। तो ये पूछती है, सीता पूछती है, क्या वायु द्रव्य है? हाँ, वायु द्रव्य है, क्योंकि वायु भी स्थान घेरती है। वायु देखिए, गुब्बारे में जब वायु भरते हैं तो वो जगह घेरती है, तभी तो गुब्बारा फूल जाता है। और अगर हम 5-7 गुब्बारों में हवा भरेंगे, एक तरफ हम लटका देंगे 1 2 3 4 5 गुब्बारे लटका देंगे एक तरफ, तो हम 5 गुब्बारे लटका देंगे, और एक डंडी से बांधकर दूसरी तरफ हम पिच के हुए 5 गुब्बारे बिना हवा के 5 गुब्बारे अगर लटका देंगे, तो ये जो डंडी है ना, ये इस तरफ ऐसे हो जाएगी, इस तरह से ऐसे हो जाएगी, ये झुक जाएगी, मतलब तराजू ना, ये इस तरफ झुक जाएगी, इस तरफ, क्योंकि इन गुब्बारों में हवा नहीं है और इन गुब्बारों में हवा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो हवा होती है ना, उसमें द्रव्यमान भी होता है, मतलब उसमें वजन भी होता है और वो जगह भी घेरती है। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, जल भी एक द्रव्य है, रेत भी द्रव्य है, कंकड़ भी द्रव्य है और कप भी द्रव्य है। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार है, और सामग्रियां क्या होती हैं? सामग्री द्रव्य का वे प्रकार होती हैं जिनसे मिलकर द्रव्य बनते हैं। सामग्री किसे कहते हैं? द्रव्य के वे प्रकार जिनसे मिलकर द्रव्य बनते हैं या वस्तुएं बनती हैं। हमने सीखा कि जो सामग्री होती है उनके विभिन्न गुण होते हैं और वे विभिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह बनाने भी सीखे हैं, उनके एक जैसे गुणों के आधार पर भी और अलग अलग गुणों के आधार पर भी, ये हमने उसके समूह बनाने सीखे हैं। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है। अब देखिए, समूह बनाना क्यों उपयोगी है? प्रश्न आ जाता है, समूह बनाना क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के रूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करते हैं। क्योंकि देखिए, इससे सामग्रियों के गुणों को समझना आसान हो जाता है और उनको देखना, अवलोकन करना, उनके बारे में समझना आसान हो जाता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों का, पौधों का, जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहे हैं। सभी की ग्रुपिंग की करी हुई है, सभी के समूह बनाए हुए हैं। जीवित प्राणियों का अलग समूह बना रखा है, निर्जीव प्राणियों का अलग समूह बना रखा है। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था, सजीव जगत में विविधता, इस पाठ में हमने पहले ही पढ़ लिया है। और सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किया? क्या यह वरदान है या अभिशाप? देखिए, जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक, उसकी खोज हमारे लिए वरदान भी और अभिशाप भी। अगर उसको अच्छी तरह से यूज किया जाए तो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता होता है, प्लास्टिक रंग बिरंगा होता है, सुंदर होता है, आसानी से मिल जाता है और वो हल्का भी होता है, उसको लाना ले जाना हार्ड नहीं होता, कठिन नहीं होता है। और लेकिन वो अभिशाप है क्योंकि उसका अच्छी तरह से यूज नहीं किया जाता। हम जो वन टाइम यूज प्लास्टिक होता है ना, उसको जैसे पॉलीथीन वगैरह, उनको एक बार यूज़ किया फेंक देते हैं, तो उससे नालियाँ वगैरह बंद हो जाती है, कूड़ा करकट फैलता है, गायें खा जाती हैं और वो मर जाती हैं। तो इस तरह से वो अभिशाप भी है। तो फिर प्लास्टिक का सही तरीके से यूज किया जाना चाहिए और कम यूज किया जाना चाहिए। अगर अधिक यूज करते हैं तो उनको सही तरीके से यूज किया जाना चाहिए। और अगर प्लास्टिक टूट फूट जाता है तो उसको कबाड़े में बेच देना चाहिए, ताकि वो उसका दोबारा से रीयूज करने लायक सामान बन सके। हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियाँ देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी। देखिए, जो सामग्रियाँ हम अभी देखते हैं वो पहले भी थी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय भी क्या लोगों ने उनको वर्गीकृत किया हुआ था? हाँ, उस समय भी लोगों ने उनको वर्गीकृत किया हुआ था। प्राचीन भारत में ऐसी ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उनमें भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटने की एक प्रणाली है। प्राचीन समय में ही वर्गीकरण किया जाता था। आयुर्वेद में भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटा गया था। ये है एक श्लोक, और इस श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुणों का वर्णन किया हुआ है। 20 गुणों को बताया गया है। 20 गुणों में क्या आते हैं? विपरीत गुणों के 10 जोड़े आते हैं, इनके बारे में बताया गया है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये जो है ना, ये 10 जोड़े,
यूज किया जाता है। आयुर्वेद में सभी पदार्थों का वर्णन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्राणियों जैसे पौधे, जंतु, मनुष्य, पर्यावरण, भोजन, इनका वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। ये गुण कौन से हैं? जैसे ये है गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, हिम, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, श्लक्ष्ण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठोर, स्थिर, चल, सूक्ष्म, और यह स्थूल, और विशद, और यह पिस्चिल। तो ये सभी देखिए 10 हैं, ये 10 जोड़े हैं और 20 गुण हैं। इनका उपयोग भौतिक पदार्थों के वर्णन के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों के वर्णन के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक हमने ये पाठ पढ़ लिया है। यहाँ पर आपको सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।